कायदे आजम जो है अस्सलाम वालेकुम। कायदे आजम जो है ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं 1906 में, मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं 1913 में, और 1920 में ये कांग्रेस से विड्रॉ कर जाते हैं। कांग्रेस से ये रिजाइन इसलिए करते हैं कि जब खिलाफत मूवमेंट आती है तो ये कहते हैं कि रिलीजन को आप पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना करें, तो ये रीज़न होती है कि कांग्रेस से विड्रॉ कर जाते हैं। अब कायदे आज़म जो है पार्टिंग ऑफ वेज के बाद अपने जो पॉइंट्स देते हैं उनको हम कहते हैं जिनाज 14 पॉइंट्स। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला था, वो फार्मूला जो कायदे आज़म समझते हैं कि जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो इसमें ये भी फेडरल गवर्नमेंट अपने लिए डिमांड करते हैं, लेकिन उसके अंदर सेंटर ये वीक मांगते हैं और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगते हैं उनसे कि सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। आपको बताया रीज़न कि उसका फ़ायदा क्या होगा, अल्टीमेटली मुसलमानों को उसका फ़ायदा होगा। और क्योंकि ये माइनॉरिटी से होते हैं, जो हिंदू हैं वो मेजॉरिटी हैं, तो दोनों की डिमांड्स में आपको उसका एक टच नज़र आएगा कि वो जो नेहरू डिमांड कर रहे हैं वो एज ए लीडर ऑफ द स्टेट डिमांड कर रहे हैं, नेशनल लेवल की बातें कर रहे हैं, और जो कायदे आज़म डिमांड कर रहे हैं ये बेसिकली एक जो माइनॉरिटी है उसकी तरफ से की जाने वाली डिमांड्स हैं, ऐसी डिमांड्स हैं जिसमें वो माइनॉरिटी अपने राइट्स को और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो ये बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के राइट्स की, और ये कहते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है मुसलमानों की नुमाइंदगी वहाँ पर 1/3 होनी चाहिए। अगेन 1/3 की डिमांड है। सेपरेट इलेक्टोरेट ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए भी कायम रहना चाहिए, और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट किया जाना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि कोई भी अगर किसी भी यूनिट की, किसी सूबे की हदूद में अगर कोई भी तब्दीली की जानी ज़रूरी है, तो उस तब्दीली के दौरान इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि अगर वहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है तो उस तब्दीली के बाद उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट ना किया जाए। मतलब ये है कि उसको इस तरह से ना काटा जाए कि आप मुसलमानों की मेजॉरिटी को कन्वर्ट कर दें माइनॉरिटी के अंदर। फिर ये रिलीजियस लिबर्टीज़ की बात करते हैं। लिबर्टीज़, हर तरह की रिलीजियस लिबर्टीज़ हर तरह की कम्युनिटीज़ को दी जानी चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई भी कानून पास किया जा रहा है, उसका जो कम्युनिटी के लोग हैं उसका 3/4 मतलब 75% ऑफ दैट कम्युनिटी जो है वो उसको रिजेक्ट कर दें, तो ऐसा बिल जो है उसको फिर पास नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई कम्युनल टाइप की लेजिस्लेशन हो तो उस कम्युनिटी से रेफरेंडम भी करवाया जाए, और वो उस कम्युनिटी का अगर 75% लोग जो हैं वो उसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। बाकी वही डिमांड्स हैं कि सिंध को अलग किया जाए बॉम्बे से, NWFP और बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स लेके आया जाए। और ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कोटा होना चाहिए। कोटा कहाँ पे होगा? सर्विसेज के अंदर। और सेकंड क्या है? लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। तो जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको डिफरेंट नामों से याद किया जाता है, तो जो उसके लिए जनरल नाम इस्तेमाल होता है दैट इज लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। कि सेल्फ को गवर्न करने वाली जो लोकल बॉडीज होती हैं, लाइक पाकिस्तान के यूनियन काउंसिल का सिस्टम है, तो इस तरह की जितनी भी लोकल काउंसिल की बॉडीज हैं और जो सर्विसेज हैं, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनके अंदर मुसलमानों का एडिक्वेट शेयर, वहाँ पे एडिक्वेट जो कोटा है वो अलग से मुख्तस किया जाए। और मुसलमान जो है ये एक अलग नेशन है, या आप ये नेशन की टर्म तो यूज़ नहीं करते, लेकिन मुसलमान कल्चर के लिए ये फिक्रमंद होते हैं और डिमांड करते हैं कि जो मुसलमानों का कल्चर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इकदाम किए जाएँ। और जो औकाफ और मसाजिद जो है इनकी प्रोटेक्शन और मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैबिनेट के अंदर भी उसको इंश्योर किया जाए कि मुसलमान जो है 1/3 इनकी रिप्रेजेंटेशन एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर की। तो ये तमाम डिमांड्स हैं जो कायदे आज़म की तरफ से रखी गई। अगेन अगर एक कंपेरिजन की बात करें तो लहरिन जो है ये एक मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वो इंडियन नेशनलिज्म को कांग्रेस प्रमोट करती है। तो यही वजह है कि वो ऐसी डिमांड्स प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जहाँ से आपको फील होता है कि ये बेसिकली अथॉरिटेरियन टाइप की डिमांड्स हैं, और जो कि मेजॉरिटी डिमांड कर रही है। और सेकंड ये कि वो स्ट्रॉन्ग सेंटर डिमांड करते हैं, उसका अल्टीमेट फायदा जो है वो हिंदुओं को होगा, क्योंकि
ओवरऑल जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है। ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम्स हैं वो क्या डिमांड करते हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि सेंटर स्ट्रॉन्ग और वीक होना चाहिए, सूबों को खुद मुख्तारी दें, क्योंकि पंजाब एंड WFP और ये जो बंगाल है वहाँ पे क्वाइट पॉसिबल कि मुसलमानों की हुकूमत बन जाए। तो कम अज़ कम वो अपने उन इलाकों के अंदर उनके पास खुद मुख्तारी होगी। और सेकंड ये कि ये जो डिमांड्स हैं ये इनको पढ़ के फील होता है कि ये कम्युनिटी की तरफ से है कि जो उस सिस्टम के अंदर खुद को इनसिक्योर फील कर रही है और अपनी सिक्योरिटी के लिए वो कुछ डिमांड्स रखते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ साइड पर रखने के लिए। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। फिर अगर हम इसे आगे मूव करें, अब यहाँ पर आकर अल्लामा इकबाल जो है वो अलग आबाद एड्रेस करते हैं और वो इस्लाम जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग नेशन की बात करते हैं। वो उनको अलग नेशन डिक्लेयर करते हुए ये डिमांड करते हैं कि यहाँ के जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उनके अंदर इस चीज़ को, ये जो दोनों कम्युनिटीज़ के गैप्स हैं, जो उनका रिलीजियस गैप है, वो हिस्टोरिकली अपने इस किताब के अंदर ये प्रूव करते हैं कि इनके हीरोज अलग हैं, इनका लाइफ स्टाइल अलग है। तो इनका ये जो अलग अलग सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट है। तो इस सिस्टम का अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है कि ये दोनों कम्युनिटीज जो है ये यहाँ पे इकट्ठी नहीं रह सकेंगी। और इसका वायबल सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन यही होगा कि आप हिंदुस्तान के अंदर इस डोमिनियन को अंडर द ब्रिटिश, मतलब हिंदुस्तान की हदूद के अंदर बरतानवी जो के असर है उसके तहत, या आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पे डोमिनियंस बनाएं जो मुसलमानों की अलग हो। इसका सिंपल जो इसकी हम डिपिक्शन की बात करें तो हमें यही समझ आता है कि वो ये चाह रहे थे कि मुसलमानों को इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए खुद मुख्तारी दे दी जाए। लेकिन ये खुद मुख्तारी किस बेस पे डिमांड की गई थी? ये दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। तो मुस्लिम नेशनलिज्म का यहाँ पे कंसेप्ट हमने दिया था अल्लामा इकबाल ने, मतलब ये वो डिमांड थी जो सैयद से स्टार्ट हुई थी और वो जहनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होती जा रही थी। क्योंकि अल्लामा इकबाल वो पहले लीडर थे जिसने बाकायदा वाशगाफ अल्फाज के अंदर इसको एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर इसका एक्सप्रेशन जो है वो किया। तो यहाँ से एक गाइडिंग वे जो है मुसलमानों के लिए वो सेट हुआ। एक थॉट जो है उस थॉट में लोगों में अब पेनिट्रेट होना शुरू हुई और इसका जो फिर हमें इफेक्ट नजर आता है वो आगे चल के अगले 10 साल के अंदर यही जो एक कंसेप्ट था ये बहुत बड़े लेवल पे फैल जाता है। अब हमने ये देखा कि साइमन कमीशन आया, पर्पस क्या था? यहाँ पर कोई नया रिफॉर्म्स लेके आना, लेकिन उस रिफॉर्म्स में साइमन कमीशन के साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। फिर नेहरू ने ट्राई किया लेकिन वो नेशनल लेवल का सोल्यूशन नहीं दे सका। क्यादे आजम ने ट्राई किया तो उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो जो एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेड लॉक था, ये डेड लॉक यहाँ पर चलता रहा। अल्टीमेटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा कि यार इसको यहाँ बुला, जब ये लोग यहाँ बैठ के बात करेंगे तो मे भी किसी सोल्यूशन पर आ जाए। लेकिन लंदन के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930, सेकंड इन 1931 एंड थर्ड इन 1932। तो इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद भी कोई अच्छा जो सोल्यूशन है उसके ऊपर ये पार्टीज यूनाइटेड नहीं होती। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो 1933 में एक वाइट पेपर पब्लिश करती है। वाइट पेपर जो है इसके अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि तमाम नेगोशिएशंस के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए यहाँ पर एक नया एक्ट जो है वो बनाया जाएगा कि इन प्रपोजल्स को बाद में वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो एक्सेप्ट कर वहाँ उसको अप्रूव कर देती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन जाता है। यही वो एक्ट है जो अगले 12 साल तक हिंदुस्तान के सिस्टम को चलाता है और फाइनली जब इंडिया और पाकिस्तान अलग होते हैं तो इस आइन को वो अपने पास इन्फोर्स नहीं करते हैं। तो ये वाला जो एक्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसी एक्ट से ली हुई है, इसको एक्सप्लेन करें। तो आपको इसकी समझ होगी तो आप अपने आर्गूमेंट्स को बेटर होने से कर सकते हैं। तो अभी लंदन के अंदर जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी तो चौधरी रहमत अली
वहाँ पर उन्होंने नाव और नेवल का पैम्फलेट पब्लिश किया और पाकिस्तान का नाम भी दर्ज कर दिया। तो वो एक स्ट्रक्चर जो कि अल्लामा इकबाल ने जिसका खाका पेश किया था, तो चौधरी रहमत अली ने अब उसको एक नाम भी दे दिया, उसको एक आइडेंटिटी दे दी। तो ये जो सिलसिला चल रहा था ये आहिस्ता आहिस्ता फर्दर रेक्टिफाई होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये क्या था, ये दो हिस्सों में था, एक सेंट्रल का हिस्सा था और एक प्रोविंशियल हिस्सा था। इसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर को अप्रूव किया गया। एक जो है उसको इंडियन लेजिस्लेचर असेंबली, जो नेशनल असेंबली की लोअर हाउस था उसको इंडियन लेजिस्लेचर असेंबली का नाम दिया गया, और जो कि अपर हाउस था उसको नाम दिया गया द काउंसिल ऑफ स्टेट का। और ये तो लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर के ऊपर क्या था, गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल को वीटो का स्टेटस भी दे दिया गया कि कोई भी लेजिस्लेशन अगर गवर्नर जनरल ये समझता है कि उसको नहीं होना चाहिए तो उसको वीटो कर सकते हैं सिंपली। फिर इनको कुछ इकोनॉमिक पावर्स भी दी गई, लेकिन ये इकोनॉमिक पावर्स थी ये सिर्फ 20% थी। ये जो लेजिस्लेचर है ये बजट का 20% एक हिस्सा जो है उसके ऊपर ये डिस्कस कर सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन जो 80% है वो गवर्नर जनरल की डिस्क्रिप्शन पर था। तो बड़ी सी लिमिट से इनको इकोनॉमिक पावर्स दी गई थी। फिर सूबों को ऑटोनॉमी दी गई थी, सूबों को मुख्तारी दी गई। और जो डायरेक्टी है, जो डुअल वे ऑफ गवर्नेंस था, उसको सूबों से खत्म कर दिया गया। सूबों में समझने के बिल्कुल उसको चीफ मिनिस्टर को इख्तियार दे दिया गया कि चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरी अपनी कैबिनेट को चूज करेगा, लेकिन जो सेंटर है, फेडरल जो सिस्टम है, उसको वहाँ पे उन्होंने डायरार्की को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जो डिफेंस और इस तरह के जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको जो मिनिस्टर डील करेंगे वो इनको ये खुद से ब्रिटिश अपॉइंट करेंगे, और जो बाकी होंगे उनको इंडियंस के हवाले किया जाएगा। फिर यहाँ पर क्योंकि फेडरल सिस्टम था तो तीन तरह की लिस्टें भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, फेडरल लिस्ट, दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी क्या थी, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट आपको बताया कि ये ऐसी लिस्ट होती है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये दोनों के पास होते हैं, फेडरेशन के पास भी होती है, सूबों के पास भी होते हैं। और जब इनका आपस में क्लैश आ जाए, अगर तो दोनों अपने अपने स्फीयर में बिल्कुल आज़ाद होते हैं, लेकिन अगर इनका आपस में कोई क्लैश आ जाए तो फिर जो फेडरेशन है उसका बनाया हुआ कानून वैलिड होता है, और जो यूनिट है उसका बनाया हुआ कानून क्लैश की सूरत में वैलिड नहीं होता। हिंदुस्तान को 11 सूबों में तकसीम किया गया, और जो गवर्नर जनरल हैं उनको, गवर्नर जनरल को और सूबों के जो गवर्नर हैं उनको सूबों के अंदर वो एमरजेंसी लगा सकते थे, और इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल असेंबली लगा सकता था। और जो उनका असेंबली का, सॉरी, ये जो एमरजेंसी का इख्तियार था ये अनलिमिटेड था, कि ये जब भी इमरजेंसी लगाएंगे उसके बाद ये जितनी पावर्स चाहें एज्यूम कर सकते हैं, और इनके जो भी डिसीजन होंगे उनको कहीं पे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और इसी एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। फेडरल कोर्ट जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, हाई कोर्ट्स थी, और हाई कोर्ट्स के ऊपर जो अपील होती थी वो प्राइवेट काउंसिल के अंदर होती थी। तो प्राइवेट काउंसिल जो है ये ब्रिटिश इदारा था, उसका इख्तियार खत्म कर दिया गया। फेडरल कोर्ट इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश की गई। जब पाकिस्तान बना तो भी फेडरल कोर्ट थी, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया। और इंडियन काउंसिल जो है उसको खत्म कर दिया। इंडियन काउंसिल आपको बताया था जो 15 मेंबर्स वाली जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ब्रिटेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, उसको असिस्ट करने के लिए जो एक काउंसिल बनाई गई थी, दैट वाज द इंडियन काउंसिल, उसको अबॉलिश कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताएं यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है? आप लोग अपने माइंड्स को अनम्यूट कर लें, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों अगर आप जाग रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ तक है तो आप उसको पूछें, ये सेशन खत्म होने वाला है। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस सेशन को खत्म कर रहा हूँ, और इसके बाद आप लोगों के पास 10 मिनट का ब्रेक है नमाज पढ़ने के लिए।
हमारा जो नया सेशन है वो 6:50 से शुरू होगा। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।